हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल दीपक देवांगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हुआ हूँ, जिसमें से आज हम लोग पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आज का हमारा टॉपिक एक ऐसा टॉपिक होगा जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्या होते हैं, कैसे किया जाता है। उसी के साथ साथ जैसे कि जो जुड़वा भाई होते हैं, तो जुड़वा होने के बावजूद भी उनका फिंगरप्रिंट और उसका डीएनए मेल नहीं खाते हैं। क्या ऐसा रीज़न होते हैं जिसके कारण से उनका जो फिंगरप्रिंट होता है वो मेल नहीं खाता है, या जो इंसान होते हैं तो इंसान का हर किसी का डीएनए क्यों मेल नहीं खाता है, क्यों अलग अलग होते हैं, क्या उसके पीछे रीज़न है। और उसी के साथ साथ हर आदमी का फेसेस अलग रहते हैं, अलग अलग फेस के रहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो सब लोग एक जैसे होते, तो हमें जो है सब लोग अलग अलग फेस के दिखाई देते हैं। तो क्यों ऐसा होता है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में भी स्टडी हम लोग करने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंतिम तक देखते रहिए और समझने का कोशिश कीजिए कि क्या हम लोग अभी आज पढ़ रहे हैं। शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसमें से आज का हमारा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आइडिया ह्यूमन को कहाँ से आया होगा, क्या इसकी ज़रूरत हो गया, तो इन सब कुछ सवाल हमारे पास अभी मन में आ रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि इस पृथ्वी का इतिहास रहा है कि बहुत सारे इसमें एनिमल्स रहे हैं, अलग अलग प्रजाति के अलग अलग स्पीसीज यहाँ पर होते हैं। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन भी पहले जंगलों में रहते थे। जंगलों में रहते थे तो जो शेर, भालू, चीता हो गए, इन सब से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते थे, उनके फुटप्रिंट को पहचानते थे। मतलब उसके जो उन लोग जिस रास्ते से आते और जाते थे उस रास्ते पर उनके पैरों के चिन्ह रहते थे, तो उन पैरों के चिन्हों को वो पहचानते थे। उन्हीं के आधार पर वहाँ से क्या उस एरिया से वो दूर रहते थे जहाँ पर शेर वगैरह और चीते वगैरह जो रहते थे, वहाँ से जो ह्यूमन है वो दूर रहते थे। क्यों? क्योंकि अपने आप को क्या करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, इसलिए वो वहाँ से दूर रहते थे। उस काल से ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो चलता आ रहा है। हालांकि उस समय क्या था, हमारे पास ना कोई टेक्नोलॉजी था, ना कुछ नहीं था, लेकिन हम लोग प्रिंट को पहचानते थे, फूट के प्रिंट को पहचानते थे कि ये चिन्ह जो है शेर का है, ये चिन्ह हाथी का है, ये चिन्ह बाघ का है। हम उसके फूट के प्रिंट को देखकर हम लोग उसको पहचान जाते थे कि वो कहाँ पे रहते होंगे और वो कितना दिन पुराना है और कब वो आया है और गए हैं। ठीक है, तो वहाँ से जो है ये चलता आ रहा है। तो अब देखते हैं जो अब उसके बाद क्या हुआ, जंगलों से ह्यूमन का जो है सिविलाइजेशन हुआ। मतलब जो है जंगलों से हटकर जो है शहर यानी कि गांव अब बनाने लगे, और गांव से उन्होंने शहरों का विकास किया, शहरीकरण हुआ, जिसको बोलते हैं सिविलाइजेशन। तो सिविलाइजेशन के दौरान जो है जब इन्वेस्टिगेशन मतलब खून वगैरह हो या किसी के जब मारधार हुए, तो उस समय जो है ये जो मेथड है इसका जो है बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अभी प्ले होता है। पहले जो है उस समय उतना नहीं था, लेकिन अभी क्या हो गया है, बिना डीएनए रिपोर्ट किया, बिना डीएनए के जो है फोरेंसिक डिपार्टमेंट अधूरा माना जाता है। तो ये जो साइंस है हमारे पास फिंगर प्रिंटिंग को जो है किसने डिस्कवर किया होगा, क्या उसने देखा होगा, क्या उसका मेथड होते हैं, हम पूरा डिटेल में इसको अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, साइंस ऑफ फिंगर प्रिंटिंग वाज फर्स्ट यूज बाय सर विलियम हर्शेल एज अ मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन इन 1858। ठीक है, किसने किया था आपका, सबसे पहले जो है आपका सर विलियम हर्शल ने जो है इसका प्रयोग किया था। किसके लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए इसका प्रयोग किया था। सन 1858 में जो इसको प्रयोग में उन लोग किए थे, लाए थे। अब उसके बाद बोलते हैं इन इंडिया द साइंस ऑफ फिंगरप्रिंटिंग वाज डिस्कवर्ड बाय चांस। अब बाय चांस मतलब ये जो है धोखे से हो गया है ना। उस समय क्या कहते हैं, अब बाय चांस हुआ है, यानी कि जो है उस समय हमारे इंडिया में जो इसका प्रचलन नहीं था, कोई इसका उपयोग नहीं करते, लेकिन ये अब बाय चांस अचानक से जो उत्पन्न हुआ है, ये कोई बाहर से नहीं आया है, क्योंकि ये इंडिया में उत्पन्न है, तो ये बाहर से कोई इसका लेना देना नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं यहाँ पर बाय चांस, यानी कि अचानक से हुआ है। क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग अ मर्डर। अब मर्डर हुआ था, कहाँ पर हुआ था आपको, मर्डर के इन्वेस्टिगेशन के लिए इन कहाँ पर हुआ था आपका, जलपाईगुड़ी, जो कि कहाँ है आपके वेस्ट बंगाल में है, सन 1897 में। ठीक है, 1897 में जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, किसके लिए, मर्डर के लिए। मर्डर इन्वेस्टिगेशन हुआ था कहाँ पर आपका, जलपाईगुड़ी में, जो कि अभी कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। वहाँ पर इसका सबसे पहला जो है प्रयोग किया गया था, किसके लिए, इन इंडियन साइंटिस्ट के थ्रू जो है इसको प्रयोग में लाया गया था। सन 1897 में इसको प्रयोग किया गया था। तो दो इसमें हमारे पास आ गया, पहला क्या आ गया, द साइंस ऑफ
फिंगरप्रिंटिंग वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, किसने किया था आपका सर विलियम हर्सल ने किया था सन 1858 में। उसी तरह से इंडिया में पहली बार हुआ था कब आपके एक मर्डर के इन्वेस्टिगेशन के लिए हुआ था सन 1897 में ही किया गया था, लेकिन ये बाय चांस था, कोई बाहर से इसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट इसमें नहीं आए थे। द स्टडी ऑफ फिंगर पाम्स एंड सोल इज कॉल्ड डर्मेटोग्राफिक्स, ठीक है, यानी कि हमारे अंदर जैसे फिंगर हो गया, पाम मतलब होता है हथेलियाँ हमारे, उस तरह जो सोल होते हैं इन सब की जो स्टडी किया जाता है उसको बोलते हैं डर्मेटोग्राफिक्स के नाम से इसको जाना जाता है। कई बार ये नीट के एग्जामों में अब पूछा गया है कि डर्मेटोग्राफिक्स क्या होता है, तो जिसके अंदर आपका फिंगर का पाम एवं सोल का स्टडी किया जाता है उसको बोलते हैं डर्मेटोग्राफिक्स। डर्मेटो से अर्थ ये है डर्म लेयर, यानी कि हमारी जो डर्मल लेयर होती है उसकी स्टडी इसमें किया जाता है, इसलिए इसका नाम बन गया हमारे में डर्मेटोग्राफिक्स के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे इसको पूरी तरह से डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ये तो किसका था हमारे में, फिंगर प्रिंटिंग की खोज किसने की ये था, लेकिन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की खोज किसने की है, ये दोनों अलग चीज़ है, ठीक है। अभी तक हम लोग देखे थे कि फिंगर प्रिंट यानी कि जो हमारे पाम का रहते हैं, सोल का रहता है, फिंगर का रहते हैं, इन सब का जो है फिंगर जो होते हैं उसका प्रिंट का जो है किस तरह से किसने इसका आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया था, कहाँ यूज़ किया था, इसको हमने देखे हैं। लेकिन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का यूज़ कहाँ पर किया जाता, किसने सबसे पहले यूज किया, इसको हमने भी नहीं देखे हैं। तो इसके लिए हमारे पास आते हैं एक और नए साइंटिस्ट जिसका नाम है आपका एलेक्स जेफरी, ठीक है, एलेक्स जेफरी सन 1984, ठीक है, एलेक्स जेफरी 1984 इन्वेंटेड द डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक्स एट लिस्टर यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो एक और साइंटिस्ट थे हमारे पास जिसका नाम था एलेक्स जेफरी, सन 1984 में आए और इन्होंने ही डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक को जो है इन्वेंट किया था, उसमें ही स्टार्ट इसने किया था। अब उसके बाद देखते हैं आगे क्या बोलता है, डॉक्टर वी के कश्यप एंड लालजी सिंह स्टार्टेड द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक इन इंडिया एट CCMB, ठीक है। इसने क्या किया था आपका डॉक्टर वी के कश्यप एवं जो है लालजी सिंह ने इंडिया में भारत में पहली बार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक्स का जो है यूज़ किया था, स्टार्ट उन्होंने किया था, ठीक है। इसमें उसने किया था, सेंटर का नाम था उसका सेंट्रल फॉर सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, हैदराबाद में स्थित है, वहां पर इसको किया गया था। अब उसके बाद आते हैं हमारे पास इसमें क्वेश्चन और आंसर, हमारे पास मैं आपको दोनों अभी दे देता हूं। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि हु इज द फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। और उसी तरह से इसमें और एक और क्वेश्चन आता है हु इज द फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर अलग अलग आएगा हमारे पास। तो अब इसमें आता है हु इज द फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो वो रहता है हमारे में एलेक्स जेफरी, जिसको बोलेंगे डीएनए के फिंगरप्रिंट यानी कि फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। उसी तरह से अगर इंडिया के केस में आकर आपको पूछे तो क्या आएगा, इसमें लालजी सिंह जो है फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया के रूप में उसको जाने जाते हैं, वो माने जाते हैं, ठीक है। देखते हैं और क्या बोलता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अलग अलग क्या क्या नाम हो सकते हैं, क्या उसका डिफरेंट नाम से उसको जाने जाते हैं, हाँ जाने जाते हैं, उसका अलग अलग नाम होता है, तो क्या क्या नाम होते हैं उसको देखते हैं। तो क्या बोलता है, पहला डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं, तभी हम लोग अब बोल रहे हैं बार बार उसी तरह से होगा, इसमें डीएनए टैपिंग होगा, और उस तरह बोलते हैं इसको डीएनए प्रोफाइलिंग के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसके 3 नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। पहला क्या, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो कि कॉमन नाम है, बहुत ज्यादा प्रचलन में रहता है। उस तरह से आता है आपका डीएनए टैपिंग होता है, और डीएनए प्रोफाइलिंग के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। अब हमको जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल हमको करना है, तो इसमें हमको देखना पड़ेगा क्या क्या, जैसे कि हमारे पास इंसान होते हैं, तो इंसान के में डीएनए पाए जाते हैं, तो सभी का डीएनए एक समान नहीं होता ऐसा बोलते हैं। तो वो क्यों बोलते हैं, क्यों उसका एक समान नहीं होता है, क्या पूरे का पूरे डीएनए एक समान नहीं होता है, या उसके कुछ अंश ही असमान होते हैं, यानी कि कुछ अंश ही अलग होता है, फिर बाकी सबके सब सेम होते हैं, इसको हम लोग अभी देखेंगे। तो हमारे पास डीएनए रहता है, तो डीएनए को जब हम लोग इसमें इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो हमारे पास कुछ एंजाइम्स होते हैं, तो एंजाइम के थ्रू इसको जब तोड़ते हैं, जैसे कि रिस्ट्रिक्शन हो जो होते हैं हमारे पास एंडो न्यूक्लियस एंजाइम वगैरह जो होते हैं, उससे जब एडीपीएस और एनएपीएस जो होते हैं उसके द्वारा जब इसको जो तोड़ा जाता है, तो तोड़ने पर हमको जो है 2 रूपों में ये टूटकर हमको मिलता है। तो तोड़ेंगे तो क्या उसमें भी क्या होंगे, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन अभिक्रिया होगा। क्या होगा इसमें, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन अभिक्रिया इसमें होती है, ठीक है। तो घनत्व
प्रवणता सेंट्री अपकेंद्रण बल इसमें होता है। ठीक है, क्या होगा इसमें, घनत्व प्रवणता अपकेंद्रण बल इसमें जब काम करता है तो ये दो रूपों में हमको टूट कर मिलता है। एक मिलेगा पहला और इधर मिलता है हमको दूसरा। तो पहला का नाम होता है, इसको बोलते हैं बल्क डीएनए, इसको बोलते हैं बल्क, अब बल्ब नहीं ना, बल्क डीएनए के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। और दूसरा रहता है, इसको बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए, दूसरा बोलते हैं, इसको बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। अब आपको सैटेलाइट से आपको एंटीना, टीवी वगैरह याद आ गया होगा इसमें। तो ये सैटेलाइट डीएनए ही हमारा काम होता है। इसी के थ्रू हम क्या करेंगे, अभी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक्स को हम लोग जो है समझेंगे। तो सबसे बड़ा मेन रोल कौन प्ले करता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, यही सैटेलाइट डीएनए काम करता है। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि बिना सैटेलाइट के हमारे डीएनए, जैसे कि टीवी वगैरह होते हैं वो नहीं चल सकता, उसी तरह से बिना सैटेलाइट डीएनए के हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है या डीएनए प्रोफाइलिंग इसमें नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हमारे पृथ्वी के ऊपर सैटेलाइट नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा टीवी चलेगा नहीं, नो सिग्नल नो प्रोग्राम। उसी तरह से अगर सैटेलाइट डीएनए हमारे डीएनए के अंदर नहीं होगा तो हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी नहीं होगा। नो प्रोफाइलिंग, नो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, नो क्या इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो इसको हमको देखना है कैसे होता है। तो जो बल्क डीएनए होता है वो जो होते हैं उसको 99.9% पार्ट होता है हमारे डीएनए का। हमारे डीएनए कितने हैं, 100%। तो इस 100 में 99.9% पार्ट किसका रहता है, बल्क डीएनए का रहता है, जो कि एक प्रकार का क्या है, कोडिंग डीएनए होता है। अब कोडिंग डीएनए में जानते हैं हम लोग, कोड मतलब क्या होते हैं, 3 नाइट्रोजनस बेस पेयर का एक समूह जो किसी स्पेशल टाइप के अमाइनो एसिड को जो है वो कोड करता है, वो उसको बोलते हैं, हमारे में कोड के नाम से उसको जाना जाता है। यानी कि एक भाषा होता है, एक लैंग्वेज होता है जो किसी स्पेशल टाइप के अमाइनो एसिड को जो है वो कोड करता है, उसको बोलते हैं हमारे में कोडान या कोड बोलते हैं। तो ये बोलता है कोडिंग डीएनए, मतलब इसके थ्रू जो है ट्रांसलेशन की प्रक्रिया इसमें होता है। अब उसके बाद आते हैं हमारे में सैटेलाइट डीएनए। तो ये सैटेलाइट डीएनए कितना भाग होता है, 0.1% भाग होता है। सैटेलाइट डीएनए कितना है, 0.1% भाग होता है पूरे डीएनए का हमारे। और जो बल्क डीएनए होता है वो 99.9% भाग होता है। इतना छोटा होने के बावजूद भी इसमें वेरिएशंस होते हैं। इसी वेरिएशन के कारण ही हमें क्या होते हैं, अलग अलग शक्ल के बच्चे होते हैं। जैसे आप लोग जो है देखे होंगे कि इस पृथ्वी पर जितने भी ह्यूमन बींग है सबका चेहरा एक जैसा नहीं है। क्यों नहीं है, इसी सैटेलाइट डीएनए के कारण। अगर ये सैटेलाइट डीएनए नहीं होता तो सबका चेहरा एक जैसे होता, तो आपको कभी पहचान नहीं पाते कि कौन किसका भाई है, कौन किसकी बहन है, कौन किसका पिता है, कौन किसकी माँ है। ठीक है, तो इसको समझा ही नहीं पाते, आप समझ ही नहीं पाते, खुद ही कंफ्यूज होते तो दूसरे को क्या बताते। ठीक है, तो इसी 0.1% सैटेलाइट डीएनए के कारण ही सबका जो फेस का रिएक्शन, यानी कि फेस का जो कलर वगैरह होते हैं या जो फेस होता है वो अलग होते हैं। ठीक है, तो ये क्यों होता है, और इसी का नाम होता है, एक हमारे में इसको बोलते हैं रेपिटेटिव सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें पाया जाता है आपके सैटेलाइट डीएनए में पाए जाते हैं रेपिटेटिव सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब होता है ऐसा डीएनए जिसमें जो सीक्वेंस होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस होता है वो बार बार रिपीट होने वाला होता है, इसलिए इसको बोलते हैं रेपिटेटिव सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के नाम से इसको जाना जाता है। और ये कैसा होता है, नॉन कोडिंग डीएनए होता है। सबसे मेन बात इसका क्या, नॉन कोडिंग डीएनए के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें कोड नहीं पाए जाते। क्यों नहीं होता है, अगर कोड होता तो ये भी ट्रांसलेशन में हेल्प करता। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं करता है। अब इसके भी हमारे पास क्या है, 2 भाग हैं। इसके भी हमारे पास क्या पाते हैं, 2 भाग इसमें जो है वो पाया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या इसमें 2 भाग होते हैं। तो पहला भाग होता है, इसको बोलते हैं मिनी सैटेलाइट, और दूसरा होता है इसको बोलते हैं माइक्रो सैटेलाइट। ठीक है, इस 0.1% का भी 2 भाग होता है, पहला मिनी सैटेलाइट और उस तरह से माइक्रो सैटेलाइट। मिनी जो रहता है वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, माइक्रो मतलब इस मिनी से छोटा रहेंगे। तो इसमें क्या कितना बेस पेयर इसमें रहता है उसको देखते हैं। तो मिनी सैटेलाइट के अंदर आपके पाए जाते हैं 10 से 60 बेस पेयर से मिलकर ये बना हुआ रहता है। कितना मिलकर बनाता है, 10 से 60 बेस पेयर से मिलकर बना होता है। उसी तरह से जो माइक्रो सैटेलाइट होता है वो कितना से बनता है, 1 से 8 बेस पेयर से मिलकर जो है वो बना हुआ रहता है। और इसका जो है आपका क्या बोलते हैं, रेपिटेटिव सीक्वेंस इसमें जो है वो पाया जाते हैं आपके कौन सा, मिनी सैटेलाइट में बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव सीक्वेंस इसमें पाया जाता है। और इसको बोलते हैं हमारे में VNTRS।
क्या बोलते हैं इसको, VNTRS के नाम से जानते हैं, और इसको बोलते हैं हमारे में STR के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। अब ये दोनों क्या होते हैं अभी हमारा आएगा, इसका थ्योरी हम लोग अभी थोड़ा सा देखेंगे तो आपको इसमें और समझ में आएगा। तो इसको बिना स्किप किए देखते रहिए तभी आपको समझ में आएगा, वरना तो आपके दिमाग से उड़ जाएगा। ठीक है, चलिए ये हुआ। अब देखते हैं ये बल्क का DNA तो हम लोग अभी समझ लिए हैं। अब उसके बाद देखते हैं सैटेलाइट DNA कैसा होता है आपका 0.1% इसका होता है। तो क्या बोलते हैं 0.1% ऑफ कितना होता है 3 × 10⁹ बेस पेयर, और इस तरह से होता है 3 × 10⁶ बेस पेयर, यानी कि इतना ज़्यादा संख्या में हमारे पास वो रहता है। इतना ज़्यादा इसमें क्या पाए जाते हैं, वेरिएशन इसमें जो है पाया जाता है। एक छोटे से DNA के हमारे पार्ट में जो है इतना ज़्यादा जो है इसमें वेरिएशन पाए जाते हैं। आपको अब पता होगा कि हमारे बॉडी के अंदर जो है 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। तो 100 ट्रिलियन जो सेल्स है उसी से जो है DNA का जो टेस्ट किया जा सकता है। उसके जो न्यूक्लियस होते हैं वहाँ से हम लोग जो है DNA के सैंपल को लेते हैं, DNA को वहाँ से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अब उसका बोलते हैं, चलिए ओके, अब बोलते हैं इसी के कारण सभी ह्यूमन डिफरेंट दिखाई देता है। इसी बेस पेयर के कारण इतने सारे वेरिएशन होने के कारण जो है सभी ह्यूमन जो है वो डिफरेंट दिखाई देते हैं, जो कि एक स्पेशल टाइप के होते हैं, जिसके कारण ह्यूमन का चेहरा भी अलग अलग दिखाई हमको देता है। ठीक है, इसी के कारण इस बेस पेयर के डिफरेंट होने के कारण जो है, बेस पेयर इसमें होने के कारण जो है हमारे जो फेस रहता है वो सबसे यानी कि डिफरेंट जो है वो रहते हैं। ठीक है, रेपिटेटिव DNA क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, रेपिटेटिव यानी कि रिपीट होने वाले। ठीक है, तो क्या बोलता है एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस अगर बार बार रिपीट होता है तो उसे रेपिटेटिव DNA के नाम से उसको जो है वो जाना जाता है। रेपिटेटिव मतलब रिपीट होगा सीधा सीधा, तो एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड ही रहेगा वहाँ पर, कोई ऐसा तो नहीं कि कोई भी बार बार वहाँ पर हो जाए। एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड्स के जो सीक्वेंस रहेंगे उसका बार बार क्या होना, रिपीट होना। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख कर रखे हैं, तो इसमें है हमारे पास GATACAAA CTGGA, उस तरह से यहाँ पर है AAACTGG। ठीक है, यहाँ पर क्या है AAACTGGG, उस तरह से यहाँ पर TCCACAG। ठीक है, इसमें से आपको कुछ क्या दिख रहा होगा, सेम दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए AAACTCTGGG। तो ये कैसा हुआ है, रिपीट हुआ है, एक बार यहाँ पर था दूसरा बार यहाँ पर आ गया है, तो इसलिए इसको बोलते हैं रेपिटेटिव DNA के नाम से इसको जानते हैं, क्योंकि ये जो है रिपीट वहाँ पर हुआ है। रैंडम रेपिटेटिव DNA। ठीक है, ये मैं क्यों आपको अब बता रहा हूँ रेपिटेटिव DNA या टैंडम रेपिटेटिव DNA, क्योंकि ये भी आगे आएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, टैंडम रेपिटेटिव DNA क्यों बोलते हैं, क्या होता है इसमें, लेकिन अब पर्टिकुलर ये जो है टैंडम रेपिटेटिव DNA, लेकिन पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस अगर एक जैसे हो तो उसे टैंडम रेपिटेटिव DNA कहते हैं। ठीक है, क्या बोला है इसमें, पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस अगर एक जैसे हो, पर्टिकुलर जो सीक्वेंस है वहाँ पर जितने भी हमारे पास यानी कि लगातार 2 बार 3 बार वहाँ पर जो सीक्वेंस हो एक जैसे हो, तो उसको बोलते हैं टैंडम रेपिटेटिव DNA के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। तो यहाँ पर कुछ हमको समझ में आएगा, जैसे कि यहाँ पर क्या है GATAC, उस तरह से AAACTGGG। अब देखिए यहाँ पर ये जो है हमारे तीनों जो है वो सेम है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर AAACTGGG AAACTGGG। ठीक है, देख ऐसा हमारे पास तीनों हैं, तो इसमें लगातार यानी कि एक जैसे ही रहते हैं, बार बार इसमें रिपीट हो रहा है, वो एक जैसे एक के बाद एक इसमें एक जैसे इसमें रिपीट हो रहा है, इसलिए इसका नाम होता है हमारे में टैंडम रेपिट्स के नाम से इसको जानते हैं, या इसी को बोलते हैं हमारे में टैंडम रेपिटेटिव DNA के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, ये हुआ। और ये जो हमारे में रेपिटेटिव DNA है वो कहाँ पर ये जो है पाए जाते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। ये हमारे पास पाए जाते हैं क्रोमोसोम के टेलोमियर, सेंट्रोमियर और वाई क्रोमोसोम में जो है वो पाया जाता है। टेलोमियर मतलब होता है इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं, क्रोमोसोम रहता है, तो इसके क्रोमोसोम के टेलोमियर मतलब इस वाले रीजन पर ये टेलोमियर हुआ, और ये उसका क्या हुआ, सेंट्रोमियर हुआ, इस पर जो है वो पाए जाते हैं हमारे में क्या है, क्या रेपिटेटिव DNA। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास VNTR का फुल फॉर्म और STR का फुल फॉर्म। तो VNTR का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल नंबर टैंडम
रिपीट्स, ठीक है। इसका नाम होता है हमारे में वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, इसको बोलते हैं हमारे में शॉर्ट टेंडम रिपीट्स के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। STR और VNTR को जो है दो नामों से जाना जाते हैं, एक होता है हमारे में वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स और इसका नाम होता है शॉर्ट टेंडम रिपीट्स। ये नीट के लिए मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं कि VNTR का फुल फॉर्म क्या होता है और STR का फुल फॉर्म इसमें क्या होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपने पास डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जो है टेक्निक्स को हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे या VNTR का क्या इसमें यूज होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो VNTR की हेल्प से डीएनए प्रोफाइलिंग किया जाता है, ठीक है। VNTR की हेल्प से ही क्या करते हैं, डीएनए का प्रोफाइलिंग इसमें जो है वो किया जाता है। जैसे कि बोलते हैं इसके लेंथ में कॉपी नंबर के आधार पर डीएनए प्रोफाइलिंग किया जाता है एवं जो है आइडेंटिफिकेशन इसमें किया जाता है। VNTR के जो नंबर होते हैं हमारे पास, VNTR मतलब होता है मिनी सैटेलाइट, ठीक है। VNTR मतलब क्या है, मिनी सैटेलाइट, और STR का मतलब होता है माइक्रो सैटेलाइट। तो VNTR यानी कि मिनी सैटेलाइट के थ्रू ही क्या किया जाता है, डीएनए प्रोफाइलिंग को जो इसमें किया जाता है। इसके लेंथ रहते हैं तो लेंथ के आधार पर लेंथ और कॉपी नंबर को जो है ध्यान में रखकर इसके जो है प्रोफाइलिंग इसमें करते हैं। तो इसका टेक्निक्स को देखते हैं, क्या क्या इसमें टेक्निक्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होता है ब्लड का सैंपल। इसके जगह पर आप जो है बहुत सारी चीजों को इसमें ले सकते हैं, तो आगे इसका थ्योरी अभी और आएगा, हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या रहता है, ब्लड का सैंपल लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसका आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ब्लड के जो सैंपल होते हैं उससे आइसोलेशन किया जाता है। अब आइसोलेशन ऑफ डीएनए करेंगे, उस तरह से यूज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंड एंजाइम, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं, आप डीएनए को जो तोड़ने के लिए जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो इसमें यूज किया जाता है। फिर होता है अभिक्रिया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का भी क्या करते हैं। फिर उसके बाद होता है इसमें साउदर्न ब्लॉटिंग होता है। साउदर्न ब्लॉटिंग के बाद इसमें क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन विथ रेडियो लेबल्ड प्रोब के साथ इसको जो है हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है, इसको जोड़ा जाता है। फिर जोड़ने के बाद जो है इसमें VNTR जो रहते हैं, VNTR के साथ हमारा प्रोब जो है जुड़ता है। अब करते इसमें ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा जो है इसको स्टडी इसमें किया जाता है, जो कि एक्सरे किरणें के थ्रू इसमें स्टडी इसमें करते हैं। ध्यान रहे आपका, रेडियो लेबल्ड अगर कहीं पर वर्ड आया तो उसमें हमेशा एक्सरे किरणें का ही प्रयोग इसमें जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो अब इसको जो है डिटेल में भी देखते हैं। सैंपल आते हैं तो सैंपल क्या होता है हमारे पास, व्हाइट ब्लड सेल। चलिए अभी हमने अब बात किया था सैंपल ले रहे हैं, तो सैंपल के लिए क्या हो सकते हैं हमारे पास, यहाँ पर लिखा है व्हाइट ब्लड सेल। तो अब व्हाइट ब्लड सेल का ही क्यों लेते हैं हम लोग, RBC का क्यों लेते हैं, क्योंकि RBC में जो है हमारा क्या नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, और इसी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है हमारा डीएनए। तो डीएनए के लिए क्या चाहिए, न्यूक्लियस चाहिए। तो न्यूक्लियस कहाँ पर मिलता है, हमारे में WBC मिलता है, तो इसलिए जो है WBC का इस्तेमाल किया जाता है सैंपल के लिए। फिर उसके बाद आता है इसमें स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ मतलब होता है स्पर्म का, ठीक है। तो जो है इसमें स्पर्म का क्या करते हैं, स्पर्म से इसका जो स्पर्म में जो स्पर्मेटोजोआ के अंदर जो पाया जाता है न्यूक्लियस, वहाँ से उसको जो है वो लिया जाता है। उसके बाद बोलते हैं इसमें हेयर से फॉलिकल सेल आते हैं, इनकी हेयर भी कैसे आते हैं, इसमें फॉलिकुलर सेल से मिलकर बने हो रहते हैं। तो वहाँ से इसके डीएनए को लेकर इसमें सैंपल जो इसमें किया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें आइसोलेशन ऑफ डीएनए करते हैं, यानी कि क्या होगा इसमें एक्सट्रैक्शन फ्रॉम न्यूक्लाई। न्यूक्लाई से इसको जब बाहर लिया जाता है, एक्सट्रैक्शन किया जाता है, आइसोलेशन इसमें होता है। फिर उसके बाद होगा इसमें मॉलिकुलर सीजर, या इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। मॉलिकुलर सीजर मतलब होता है एक प्रकार का जो है एक काटने वाला, कैंची की तरह उपयोग होने वाला। तो डीएनए को काटने के लिए वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, सीजर्स पाए जाते हैं, जिसकी हेल्प से जो है डीएनए को तोड़ा जाता है। इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, इसको अभी हम लोग देख लेते हैं। बोलता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के लिए एक ग्लास चेंबर होता है, ठीक है। क्या रहता है हमारे पास, एक ग्लास का चेंबर होता है। मैं इसमें डायग्राम आपके बीच अभी डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग देख लेना। वहाँ पर क्या रहेगा, ग्लास का एक चेंबर रहता है जिसमें इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। जिसमें इलेक्ट्रोड लगते हैं तो इलेक्ट्रोड होंगे, इसके कारण से वहाँ पर क्या होगा, आपके प्लस और माइनस चार्ज दोनों होंगे, ठीक है। उस तरह से इसमें क्या होता है, चूंकि डीएनए जो है आपका माइनस चार्ज होता है, डीएनए कैसा होता है, माइनस चार्ज वाला होता है। इस कारण से क्या होगा, ये जो है डीएनए जो रहेंगे हमारा पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो है वो मूव करने लगेगा। जो अब पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसके तरफ जो है मूवमेंट उसमें जो है होने लगता है, मूव करने लगते हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद बोलते हैं इस ग्लास में जो है आपका जो है एगारस जेल जिसमें जो है भरा रहता है। एगारस जेल मतलब होता है एक प्रकार का जेली सब्सटेंस होता है जिस पर जो है डीएनए के जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की अभिक्रिया जो है उसमें होता है। ठीक है, अगर जो जेल रहता है उसी पर जो डीएनए जो है फ्रेगमेंट जो है वो मूव करता है, इसी पर उसका मूवमेंट जो इसमें होता है, मूवमेंट इसमें होगा। क्या किसका मूवमेंट होगा? ये जो डीएनए हमारे पास है तो डीएनए के जो फ्रेगमेंट होते हैं उसका मूवमेंट किसमें होता है? उस एगारस जेल में जो है वो होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोलता है? जितना छोटा फ्रेगमेंट होता है वह ज़्यादा मूव करता है, क्योंकि जो है छोटा होगा तो हल्का होंगे, हल्का होने के कारण जो है वो ज़्यादा दूरी तक इसमें जो है मूवमेंट उसमें होता है। ठीक है, आता है इसमें सॉदर्न ब्लॉटिंग का अर्थ ये है। अब इसमें आता है आपका दिशा विशा कहाँ गया, क्या हम लोग साउथ में जाकर इसको करेंगे, ऐसा नहीं है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है सॉदर्न, उन्हीं के नाम पर इसको जो दिया गया है, जिसका बोलते हैं सॉदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक्स के नाम से इसको जाना जाता है। क्या बोलते हैं? वीएनटीआरएस को जो है पीसीआर टेक्निक की हेल्प से, वीएनटीआर को पीसीआर मतलब होता है पॉलीमराइज चेन रिएक्शन के नाम से इसको जाना जाता है, पीसीआर टेक्निक को पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, ठीक है, की हेल्प से क्या करता है? एल्केलाइन जो केमिकल्स है इसको ट्रीट किया जाता है। एल्केलाइन जो हमारे पास केमिकल रहते हैं इसको ट्रीट करते हैं, और ट्रीट करने पर क्या होता है? इसमें आपका स्पीड होकर जो है सिंगल स्टैंडर्ड में जो है प्राप्त होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हमको प्राप्त होता है। क्योंकि डीएनए कैसा रहता है हमारे पास, और जो है डबल स्टैंडर्ड रहता है कुछ इस तरह से, जिस तरह से हमारे पास कैसा है डीएनए जो है हमको डबल स्टैंडर्ड रहता है। तो डबल स्टैंडर्ड से हमको सिंगल स्टैंडर्ड में लाना है, तभी हमें क्या होगा? जो प्रोब होगा प्रोब के साथ वो बाइंड करेगा। तो इसलिए वहाँ पर क्या हमको सिंगल स्टैंडर्ड में लाने के लिए जो है सॉदर्न ब्लॉटिंग की प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। तो इसके लिए जो पीसीआर टेक्निक होती है उसके थ्रू एल्केलाइन जो केमिकल से ट्रीट करने पर ये स्प्लिट होकर टूट कर जो है हमको सिंगल स्टैंड में हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब उसके क्या बोलते हैं? इस सेपरेट सिंगल डीएनए स्ट्रैंड को जो है नायलॉन मेम्ब्रेन पर जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है। देखिए, सॉदर्न ब्लॉटिंग का सबसे बड़ा ये काम यही होता है कि इसको जो है नाइट्रोसेलुलोज पेपर या इसको नायलॉन के पेपर जो है मेम्ब्रेन पर इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, मैं अब इसमें डायग्राम डालूंगा, फिर लीजिए यहाँ पर। ये हमारे पास ऐसा इसमें इसका चैम्बर रहता है, ये जो रहता है चैम्बर, इसमें एगारस जेल, इसमें जेल हमारा क्या है इसमें भरा हुआ है। तो इसमें हम लोग जो है नाइट्रोसेलुलोज पेपर या नायलॉन के जो पेपर होते हैं उसको ऐसा रखते हैं, इसके ऊपर ऐसा रखते हैं। ये हो गया हमारा, रख दिए इसको। अब उसके बाद क्या करते हैं? इसको इसमें दबने के लिए इसके ऊपर जो है वेट करते हैं, वेट को ऐसा डालेंगे। तो वेट को डालने के से होगा क्या? जो नीचे में जो इसका फ्रेगमेंट है वो किस पर आएगा? ये जो मेम्ब्रेन रहेगा, नाइट्रोसेलुलोज का जो मेम्ब्रेन रहेंगे या नायलॉन का जो मेम्ब्रेन रहता है उस पर आकर जो है वो चिपकते हैं। तो इसलिए जो इसको जो है ट्रांसफर किया जाता है, इसी बोलते हैं इसको सॉदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक्स के नाम से जानते हैं। समझने की बात वही है, जो हमारे पास जो जेल रहता है, जेल से जो है इसको मेम्ब्रेन में इसको ट्रांसफर करने की जो प्रक्रिया उसी को बोलते हैं सॉदर्न ब्लॉटिंग के नाम से इसको जानते हैं सीधा शॉर्टकट में। ठीक है, रेडियो लेबल्ड प्रोब का इस्तेमाल इसमें क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास अभी क्या हुआ है, हमें भी नाइट्रोसेलुलोज जो हमारे पास मेम्ब्रेन था उसमें हमने ट्रांसफ़र कर लिया, कहाँ से? जेल से उसको जो ट्रांसफ़र कर लिया है। अब उसको क्या करेंगे, हमारे में रेडियो लेबल्ड प्रोब से उसको जो है उसको मिलाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास डीएनए कैसा है, अभी सिंगल स्टैंडर्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड से हमको उसको अब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड के रूप में उसको डालना है। तो उसके लिए क्या है, हमको प्रोब चाहिए। तो प्रोब क्या होता है देखते हैं। डीएनए के छोटे खंड होते हैं जिसको वीएनटीआर से जो है जुड़ने के लिए बनाया जाता है, जो है बनाया जाता है, जो कि कैसा होता है आपका रेडियो लेबल्ड होते हैं, जो कि कैसा होता है रेडियो लेबल्ड के होते हैं। क्योंकि हमने अभी क्या किया, जब डीएनए को हमने तोड़े हैं, फ्रेगमेंट में लाए हैं, तो हमारा वीएनटीआर ही आया है। इस वीएनटीआर को ही हमको क्या करना है, अब इसमें कॉम्प्लीमेंट्री उसको डीएनए इसमें देना है। तो इसके लिए हमारे पास रहता है प्रोब भी क्या होता है, एक प्रकार का डीएनए का छोटा एक फ्रेगमेंट होता है, खंड होता है, जो कि वीएनटीआर से चुनने के लिए बनाया जाता है, और जो कि रेडियो लेबल्ड होते हैं। रेडियो लेबल्ड का होने से फ़ायदा ये होता है, ये चमकता है। जब इसमें हम एक्सरे किरणें जब इसमें क्या करेंगे, डालेंगे, तो ये लाइट करेगा, जिसके थ्रू हमको आपके पहचानने में हमको आसानी जो इसमें होता है। अब क्या होता है देखते हैं, आगे देखते हैं। वीएनटीआर से इसमें अभिक्रिया क्या होगा, नायलॉन
पेपर के ऊपर प्रोब को डाला जाता है। जो नायलॉन का हमारे पास पेपर था, नाइट्रो सेलुलोज का जो पेपर था, उस पर जो है हमारे जो प्रोब होते हैं उसको डालते हैं। प्रोब पर डालने पर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वीएनटीआर से जुड़ता है। सिंगल स्ट्रैंड में जो डीएनए था हमारे पास, वीएनटीआर था, वो कैसा था, वो जुड़ जाता है और आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वीएनटीआर है, कुछ इस तरह से फ्रेगमेंट इसका ऐसा है, ये हमारा वीएनटीआर है। अब हमारे पास क्या आया, प्रोब आया, तो प्रोब में भी हमारे पास क्या रहेंगे, कुछ इस तरह से इसमें भी फ्रेगमेंट रहेगा, तो ऐसा आकर जो है इसमें क्या करेगा, ऐसा वो जुड़ेगा। ये हमारा वीएनटीआर का था, ये हमारा प्रोब का था, ठीक है। तो जुड़ने के बाद जो हमको जो है एक नया सीक्वेंस इसको हमको जो है वो मिल जाता है। अब इसका स्टडी हम लोग करेंगे ऑटो रेडियोग्राफी के अंदर, इसकी स्टडी हम लोग करते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया में एक्सरे की हेल्प से आइडेंटिफिकेशन जो इसमें जो है किया जाता है, ठीक है। अब प्रोब के चिपकने के कारण वह जो है लाइट करता है और जो है एक बैंड के रूप में दिखाई हमको जो है वो देता है, ठीक है। प्रोब क्या करेगा, लाइट की तरह उसमें चिपकेगा और चिपकने के कारण जो हमको वो दिखाई देता है। अब इसमें आता है कि जो है कि सस्पेक्टेड का कैसे हम ये कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। तो इस तरह से हमने जब इसमें प्रोब मिलाए, कुछ मिलाए हैं, तो उसके बाद हमारा जो बैंड है कुछ इस तरह से इसमें प्राप्त हुआ, ऐसा हमारे पास प्राप्त हुआ। बहुत सारे इसमें बैंड हमको ऐसा इसमें प्राप्त होते हैं, ऐसा अलग अलग परत पर अलग अलग जगह पर हमको जो है ऐसा प्राप्त हुआ। अब ये हमारा क्या है, हमारे जहाँ हमने इन्वेस्टिगेशन किया वहाँ से हमको ब्लड के सैंपल मिले थे। उसके बाद ये सस्पेक्टेड इंसान का जो है डीएनए स्ट्रैंड है। अब उसके बाद हम लोग जो है क्या करेंगे, इसके साथ इसको मिलाएंगे, तो मिलाने के लिए इसमें भी क्या बनेगा, बैंड बनेगा। ये हमारे सस्पेक्टेड इंसान है। क्या है कि डीएनए जो हमारा ब्लड के सैंपल हमने लिए थे और हमारे सस्पेक्टेड है, उनका दोनों का कितना मैच खा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों कैसा हो रहा है, यहाँ पर एक मेल खा रहे हैं दोनों। देखिए नीचे में ये देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये मेल खा रहे हैं, एक दूसरे से मेल खा रहे हैं। तो इसी कारण से इसको बोलते हैं कि इसने क्या किया है, इसका खून किया है या इसने इसका मर्डर इसमें किया है। तो इस तरह से इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जरिए इसमें जो है वो चेक इसमें किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों मिल रहा है, उस तरह से यहाँ पर भी ये मिल रहे हैं, जिसके कारण से इसमें सस्पेक्टेड इंसान को जो है इसमें दोषी माना जाता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।